राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत शुक्रवार को चौथे और अंतिम चरण का मतदान गिरिडीह के 3 प्रखंडों में होना है, जिसके अंतर्गत पीरटांड़, डुमरी और बगोदर शामिल है। वहीं शुक्रवार को होने वाले मतदान से पहले गुरुवार को ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतदान होने वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान माओवादियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस के अनुसार निमिया घाट थाना क्षेत्र के चेंगरा खुर्द स्थित सड़क पर बनी पुलिया के तराई में बनी पानी निकासी वाले नाले में 5 किलो का केन बम बरामद किया गया। सूत्रों की माने तो केन बम सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के मकसद से रखा गया था, लेकिन चुनाव को लेकर लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के 154वीं बटालियन ने पुलिया के तराई में बने पाइप से बम बरामद कर लिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसे सुरक्षित निकालते हुए उसे डिफ्यूज भी कर दिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि बरामद केन बम नकली है और किसी ने सुरक्षा बल को चकमा देने और भ्रमित करने के लिए ऐसा किया है। सुरक्षा बलों का कहना है कि बम डिफ्यूज के दौरान कोई बहुत तेज आवाज नहीं हुआ, लिहाजा पुलिस इसे माओवादियों के नाम पर किसी की शरारत मान रही है और शरारत करने वाले तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है। वैसे शरारती तत्वों के इस शरारत के बाद अब गिरिडीह पुलिस और सुरक्षा बल चौकन्नी हो गई है। कुछ है Come here. let's go. साहब आइए। तो क्या पसंद है? वो तो मेटल है, आवाज करेगा शायद। आसान के खाना पड़ेगा। कुछ पाँच खोल ले। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान की राजधानी टोक्यो दौरे के दौरान भारतीय प्रवासियों समेत जापान के नागरिकों ने भी पीएम मोदी का वहां भव्य स्वागत किया गया। वहीं टोक्यो में प्रधानमंत्री के स्वागत के दौरान जापानी बच्चों ने उनसे बातचीत की। यहां बता दें कि पीएम मोदी उस वक्त हैरान रह गए जब बातचीत के दौरान एक जापानी बच्चे ने उनसे शुद्ध हिंदी में बात कर उनका संबोधन करते हुए स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी जापानी बच्चे के हिंदी में बातचीत करने के कारण उस बच्चे से काफी प्रभावित हुए। टोक्यो में प्रधानमंत्री का स्वागत करने आए जापानी बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी से काफी प्रभावित और खुश दिखाई दिए। वहीं पीएम मोदी भी बड़ी उत्सुकता के साथ इन बच्चों से मिले। उन्होंने इन जापानी बच्चों को आशीर्वाद और अपना ऑटोग्राफ भी दिया। बता दें कि पीएम मोदी पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार जापान में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। वहीं टोक्यो पहुंचने पर
प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। लोगों ने मोदी नाम के नारे भी लगाए। इस बार जब मैं जापान आया हूं तो हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को 70 साल होने जा रहे हैं, 7 दशक। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। Prime Minister Modi is committed for the success of India. The reforms of Prime Minister Modi are undescribable, which are changing whole of India into a very modern landscape. इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। भारत में हो रहे बदलावों में एक और खास बात, हमने भारत में एक स्ट्रांग और रेजिलिएंट रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी की पहचान बनाई। मेरा नाम मित्सुकी है। मैं ग्लोबल इंडियन मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह वाह। May I have your signature, please? May you have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here. Same. हाँ, ये 3 भाषा लिख दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी लोगों को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जापान में रह रहे भारतीय लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहा कि वे भारत में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। मौके पर मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए जापान में प्रवासी भारतीयों को धन्यवाद भी दिया। साथियों, आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। कोरोना से दुनिया के सामने जो 100 साल का सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ, वो हमारे सामने है। और ये जब शुरू हुआ था तब किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था, वहां आया है, यहां क्या है। किसी को पता नहीं था इसको कैसे हैंडल किया जाए। और न वैक्सीन भी नहीं थी, और न इस बात का कोई आइडिया था कि वैक्सीन कब तक आएगी। यहां तक कि इस बात पर भी डाउट था कि वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल था। उन परिस्थितियों में भी भारत ने दुनिया के देशों में दवाएं भेजी,
जब वैक्सीन्स अवेलेबल हुई तो भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन्स अपने करोड़ों नागरिकों को भी और दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भेजी। साथियों, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए भारत अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। दूर सुदूर क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए देश भर में लाखों नए वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। आपको ये जानकर के भी खुशी होगी, शायद आज आपने भी सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत की आशा वर्कर्स, आशा बहनों को डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर के वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर के स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही है। और गांव के अंदर मैं आज जापान की धरती से हमारी सभी आशा वर्कर बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। अब दवाइयों की महंगाई से नहीं जाएगी किसी मरीज की जान। भारतीय जन औषधि केंद्र है बेहद सस्ती दवाइयों का एकमात्र संस्थान। जी हां, टुंडी रोड बावनटोली मोड़ स्थित भारतीय जन औषधि केंद्र, जहां मिलता है तमाम दवाइयों पर 15 से 70% तक की आर्थिक छूट। साथ ही यहां मरीजों को देखने के लिए मात्र 20 रुपए की सहायता राशि में चिकित्सक की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत पूरे देश में गरीब बेसहारा लोगों को सस्ती दवाइयां मिले व दवाइयों की वजह से किसी भी मरीज की जान ना जाए, जिसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। किसी भी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है बावनटोली मोड़, दीपक स्टोर के बगल में, टुंडी रोड, गिरिडीह। कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो राह में मिलने वाले कांटे भी फूल लगते हैं, और अगर अपने लक्ष्य की ओर जाने की ठान लें तो बिना पांव के ही कदम आगे बढ़ जाते हैं। जी हां, ऐसा ही एक वाकया सामने आया है जमुई जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र फतेहपुर गांव से। यहाँ एक दिव्यांग बच्ची है जिसका नाम सीमा है। सीमा के हौसले की चर्चा आज हर जगह हो रही है। सीमा के हौसले के आगे मुसीबतों की सीमाएं भी छोटी पड़ गई है, क्योंकि एक हादसे में सीमा अपने पैर गंवाने के बाद अपने बचे हुए एक पैर से ही हर दिन लंबी दूरी तय कर विद्यालय जाती है। उसकी पढ़ने की ललक के आगे उसकी दिव्यांगता हार गई है और सीमा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। महादलित समुदाय से आने वाले किरण मांझी की 10 वर्षीय पुत्री सीमा नक्सल प्रभावित क्षेत्र फतेहपुर गांव की रहने वाली है। पिता बाहर रहकर मजदूरी करते हैं और मां ईंट के भट्ठे पर काम करती हैं। 2 वक्त की रोटी जुटाने की मशक्कत और पैर की तकलीफ के बाद भी सीमा हर दिन गांव की पगडंडी पर एक पैर से कूदते हुए मध्य विद्यालय फतेहपुर पढ़ने जाती है। दौड़ते भागते बच्चों की भीड़ में एक पैर पर कूदते हुए जाती सीमा को रास्ते में हर कोई दिखने लगता है। लोग कई तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन इस सब से बेपरवाह सीमा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जाती है। यहाँ बता दें कि सीमा पढ़ाई पूरी कर शिक्षक बनना चाहती है, ताकि आगे चलकर अन्य बच्चों को भी शिक्षित कर सके। सीमा के हौसले और उसके पढ़ने की ललक को देख उसकी मदद के लिए कई लोग सामने भी आने लगे हैं। सीमा का एक पैर पर चलकर स्कूल जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं ऐसे दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए योजनाओं को संचालित करने का दावा करने वाली सरकार के
नुमाइंदे भी अब सीमा के गांव पहुंचने लगे हैं। खुद जिले के डीएम ने भी सीमा के घर पहुंचकर उसे ट्राईसाइकिल दिया और कृत्रिम अंग लगवाने का भरोसा भी दिया। यहां तक कि डीएम साहब ने अब पक्के मकान का वादा भी कर दिया है। वहीं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता सोनू सूद, जो प्रायः लोगों की सहायता करने में एक कदम आगे रहते हैं, उन्होंने भी इस बच्ची को कृत्रिम अंग अथवा हर संभव मदद की बात कही है। धनबाद हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले पीडब्ल्यूडी के संवेदक राम नरेश सिंह के घर में हुए फायरिंग की घटना का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। मामले की विस्तार पूर्वक जानकारी शुक्रवार को धनबाद पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि धनबाद हाउसिंग कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी के रहने वाले राम नरेश सिंह के घर में हुए फायरिंग तथा वासेपुर बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में नगर निगम के ठेकेदार मतलूब अंसारी के घर में 22 मई की रात हुई फायरिंग की घटना में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी दी कि महज 48 घंटे के अंदर ही इस घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया कि गैंगस्टर प्रिंस खान लगातार ठेकेदार और व्यवसायियों को रंगदारी के लिए धमकी दे रहा था, जिसको देखते हुए धनबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 आरोपियों को धर दबोचा है। इधर आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 39,000 नकद, 4 मोबाइल, पल्सर बाइक और वारदात के समय पहने हुए कपड़ों को भी बरामद कर लिया गया है। दिनांक 22 तारीख को एक बिल्डर मतलूब अंसारी के घर पे रात्रि में फायरिंग की गई। फिर दिनांक 23 तारीख को भी करीब 1:30 बजे के आसपास
ठेकेदार राम नरेश सिंह के घर के बाहर फायरिंग की गई। या दोनों घटना जो है वो उनको धमकी देने के लिए, उनको एक्सटॉर्शन के लिए किया गया था, जो अब तक का अनुसंधान होना चाहिए। इस घटना को कारित करने वाले जो अपराधकर्मी थे उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें विक्की उर्फ बंटी और शंकर कुमार शर्मा, श्याम कुमार पांडे, सौरभ सिन्हा और शिवम कुमार उर्फ शिवा, इन 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मेन लाइजनर के रूप में जो काम कर रहा था वो विकी उर्फ बंटी था, जो अब तक के अनुसंधान में जो बात प्रकाश में आई है कि वो प्रिंस खान से कॉन्टैक्ट में था और लगातार उससे बात करता रहता था। इसी क्रम में क्योंकि इन दोनों अपराधकर्मियों से भी पैसा वसूलने की कोशिश इनके द्वारा की गई थी, जिसके क्रम में इनको कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेजे गए थे। उसी क्रम में जब इन लोगों के द्वारा इनको धमकाने के लिए और डराने के लिए इनके घर के बाहर फायरिंग की गई थी। और जो फायरिंग करने वाला बंदा था वो एक शिवा कुमार मेन जो फायरिंग किया है, और इसके साथ इसको जो गाड़ी चलाने वाला था इसको शंकर कुमार शर्मा, ये 2 बंदे थे जो वहाँ थे। बाकी विकी और श्याम कुमार पांडे भी एक बाइक में वही उसी जगह के आसपास था जो वेटिंग कर रहा था, और एक और बंदा जो सौरभ सिन्हा है वो भी वहाँ ड्यूटी कर रहा था। तो इन 5 अपराधकर्मियों को जिन्होंने ये घटना कारित की है उसे हिरासत में लिया गया है, और उनसे उनके साथ फर्दर जो अपनी लीगल कार्रवाई उनको न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। फर्दर रिमांड करके और भी पूछताछ किया जाएगा। इसमें जो घटना में प्रयुक्त जो उनका पहनावा था, जो उनका टी-शर्ट और पैंट था, वो भी रिकवर किया गया है। जो मोटरसाइकिल थी जिससे इन लोगों ने अपराध के क्रम में जिसको यूज़ किया गया था, वो दोनों मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। हथियार, जिस हथियार से गोली चली थी वो हथियार भी बरामद किया गया है। इसके अलावा जो इस घटना को कारित करने के लिए 50,000 रुपये इन्हें दिए गए थे, जिसमें से कुल 39,000 रुपया बरामद किया गया है। और जो फ़ोन्स जिससे ये लोग लगातार कांटेक्ट में थे और प्रिंस से भी कांटेक्ट में थे, वो सारा जो फ़ोन है वो फ़ोन रिकॉर्ड्स और फ़ोन वो बरामद किया। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको पूर्व में भी कहा है कि कोई भी आदमी अपराधकर्मी अपराध करेगा तो उसको हम लोग चिन्हित करके जल्दी उसको शिकंजों के पीछे ले जाएंगे। तो उसी में इन लोगों ने अपराध किया, और आप देखेंगे कि 48 घंटा के भीतर ही हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की है। कोई व्यक्ति जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं। हर बार मैं आप लोगों को बताता हूँ, और आपको कोई अपराधकर्मी अगर बचा हुआ कहीं है, अगर वो सोच रहा है कि अपराध करने की सोच रहा है, तो जल्दी वो गिरफ्तार। हम लोग की टीम अलग अलग जो टीम है वो डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और जल्द ही आप लोगों को एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक पीड़िता के 90% जलने के कारण मौत हो गई। जानकारी के अनुसार करीब 90% जली महिला को आनन फानन में इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को घटना के बाबत सूचना मिली, जिसके बाद वे बिना देर किए अस्पताल पहुंची और पीड़ित महिला से मिली। इस दौरान पीड़ित ने उन्हें बताया कि 4 दिन पहले उसके पति ने पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। बताया कि उसका पति दूसरी शादी करना चाह रहा था। कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में FIR तो दर्ज की थी, लेकिन अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ बता दें कि पीड़ित महिला अपनी आखिरी सांस के दौरान अपने बयान में ससुराल वालों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगाया है। वहीं मंगलवार 24 मई को जिंदगी और मौत की लड़ाई में महिला हार गई और उनका सफदरजंग अस्पताल में ही निधन हो गया। मरते मरते भी पीड़ित महिला बस न्याय की गुहार लगा रही थी। मेरे पति ने मेरे ऊपर तेल छिड़का, पेट्रोल बाइक में काट कर मैं भागी भी बचने गया, और उन्होंने दाब लिया, तिल्ली खींच दी और बचा बाहर को भागी बचने के नाकी, और तो धक्का सा दे दिया मुझे भीतर को। पानी गेट निकल के भागी अपने ऊपर और भीतर को धक्का दे दिया। मेरी सास भी वहीं थी, हंस रहे थे दोनों, और बाहर खड़े हो गए थे आग लगा कर।
फिर बच्चों ने आवाज़ किलकी मारी देखा मैं, मुझे न भी आग लगी थी, पड़ोसी आए और इतने मैं जल गई थी सारी, अरे जल गई थी सारी, कुछ नहीं रहा था, सारी जल गई थी इतने। और फिर मैं दोनों माँ बेटा भगे और झगड़ा हो रहा था बहुत दिन तक। अनु कहा था न तू भागती ना तू मरती न तू जाती, मैं तेरा किस्सा नहीं ख़त्म करूँगा। मैं दूसरी शादी की हो रही है। उन्होंने आप पे पेट्रोल फेंक कर आपको जलाया ना? हाँ जी। इस दौरान स्वाति मालीवाल को पता चला कि महिला का पति अस्पताल में ही है और वह अपनी पत्नी को बयान ना देने का दबाव बना रहा है, जिसके बाद स्वाति इतने गुस्से में थी कि उन्होंने पीड़ित महिला के पति को थप्पड़ भी मार दिया। जला दी है? नहीं जलाई? 90% जला दी। शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी? तूने नहीं जलाई? अभी बोल रही है वो। क्या नाम है? अभी बोली है मेरे को, तू नहीं जलाई है? तूने नहीं जलाई? डॉक्टर कह रहा है स्टेटमेंट देने के लिए फिट है और फिर भी तू कह रहा है तूने नहीं जलाई। 90% जल गई वो। क्या जलाने आया था? अच्छा, पेट्रोल जला के जलाई है? अच्छा, अपने आप जल गई और वो झूठ बोल रही है, मरते हुए झूठ बोलेगी। बेशरम आदमी एक नंबर का, और यहाँ बैठा है। इसको आप प्लीज अरेस्ट करिए। ये अभी आप ये देखिए, प्लीज लिसन टू दिस एंड व्हेन यू पीसीआर कंप्लेंट होने के बाद ये आदमी अंदर जाता है, उससे मिलता है और फिर बाहर। आप ये देखिए, आप ये देखिए, आप सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफआईआर है आपको इसके खिलाफ हुई है। ठीक है मैडम, मैंने सुन लिया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन ये आदमी यहाँ बैठा है, इसको जेल में होना चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। 90% जलवा दी। कितना दर्द महसूस कर रही है, तेरे को समझ आ रहा है? तेरे को कोई जला दे ऐसे? वो साफ बोल रही है कि जलाना था और ये खड़ी थी वहां। इनको आप अरेस्ट कीजिए प्लीज। आप अरेस्ट करके यूपी पुलिस में हैंडओवर कीजिए, जिससे कि इसके ऊपर एक्शन हो सके। कम से कम खुला तो नहीं घूमना चाहिए। दूसरी शादी करनी है तेरे को, अब जेल में करियो तो दूसरी शादी। आप इनको अरेस्ट कीजिए।